नमस्कार। आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सीजीपीएससी मेंस का पेपर 7 पार्ट 3 में जो सीरीज चल रहा था उसी का टॉपिक है। एक नया टॉपिक, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, वेरियस ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें सबसे पहले रोजगार होता क्या है जनरली सभी जानते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग में आता है तो थोड़ा सा हमको वर्ड को जमाने में दिक्कत होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि रोजगार हम किसको कहेंगे। कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधि में जिस क्षेत्र में काम करता है अथवा जो काम करता है उसी को उसका रोजगार कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जितना भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी हम समझ सकते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने तैयारी पूर्ण कर लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, उसके बाद जो हम काम करेंगे वह भी एक रोजगार का ही उदाहरण है। कई लोग हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ, अपनी शिक्षा को दूसरे तक पहुँचाने में अपना योगदान दें, अर्थात वो शिक्षा का कार्य करें, वो भी एक रोजगार है। तो अभी जो परिस्थितियाँ हैं, हमारा जो टॉपिक है रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड। तो अभी जैसे परिस्थितियाँ हैं, पहले जो लेक्चर है, क्लास है, ये हमेशा क्लासरूम में ही होता था, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य कोचिंग संस्थान हो। लेकिन परिस्थिति के अनुरूप इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जो चलन चल रहा था, एक जो नियमावली चल रही थी, उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ? आज से अगर 5-6-7 साल पहले अगर हम जाएं तो किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से एक अलग से प्लेटफॉर्म होगा, यूट्यूब होगा या फिर ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो एक तरीके से एक नया ट्रेंड है। तो हमारा जो टॉपिक होगा इसी के होगा कि अभी रोजगार का नया ट्रेंड क्या है और एक ट्रेंड ही क्या है, उसको हमको समझना है। तो हम रोजगार को समझ गए कि रोजगार क्या होता है। अपने शब्द में 30 या 60 जैसे आता है तो इसको जो शब्द सीमा है उसके हिसाब से जमा करके लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रोजगार के चलन का अर्थ। इसका अर्थ किसी देश विशेष में किस प्रकार के क्षेत्र में रोजगार की संभावना सबसे अधिक होती है और किसमें कम, यह जानना होता है। किसमें कम और किस क्षेत्र में अधिक, ये जानना, ये ट्रेंड का मतलब है। भारत में, अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर एक क्षेत्र विशेष को अगर लेते हैं तो ज़्यादा सारगर्भित होगा। तो भारत के क्षेत्र में अगर रोजगार को देखें तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद और जो इससे संबंधित पॉइंट है उसको देखेंगे। भारत में रोजगार विश्व आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और कार्यस्थल पर अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी की होड़ और काम के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा से इन परिवर्तनों को और अधिक बल मिला है। इस बात का महत्व निरंतर बढ़ रहा है कि रोजगार का चयन न केवल देश में हो परिवर्तनीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उसमें भी प्रभावित होती है। यहाँ तक का मतलब इसमें शब्द तो क्लियर हैं, फिर भी ये कहना चाह रहा है कि अभी क्या है, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रवेश हो चुका है। इसीलिए जो रोजगार का जो पहले ट्रेंड चलता था उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन केवल स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ है, ये या केवल एक देश के कारण ही प्रभावित नहीं हुआ है कि फलाना देश में इसका प्रभाव ज़्यादा है तो ऐसा होना चाहिए, बल्कि क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण अब जो पूरा विश्व है एक ग्राम बन चुका है, एक घर बन चुका है। तो वैश्विक स्तर पे जो भी परिवर्तन होगा उसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध रोजगार से रहेगा। तो यहाँ पर बस ये कहना चाह रहे हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भी अब रोजगार का जो चलन है वो प्रभावित हो रहा है, चाहे वह देश कोई अलग देश ही हो या फिर कोई एक ग्राम हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। रोजगार की दुनिया आज वह नहीं है जिसमें वर्षों पहले आपके माता पिता ने प्रवेश किया था। सभी तरह की नई प्रौद्योगिकी आज लगभग प्रत्येक उद्योग का हिस्सा बन चुकी है। रोजगार, सुरक्षा और स्थायी रोजगार की बात धीरे धीरे अतीत का हिस्सा होता जा रहा है। आजीवन रोजगार के स्थान पर आजीवन नियोजन नियत का महत्व बढ़ रहा है। अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो अगले कुछ वर्षों तक हमारे जीवन के मुख्य रूप से प्रभावित करती रहेंगी। अर्थात ये है कि अब वैश्विक स्तर पर हमारे जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे रोजगार पे। पहला एक नियत रहता था कि जैसे जो डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा, या फिर कोई व्यापारी है तो बहुत कम ऐसा होता है कि व्यापारी के बच्चा किसी सर्विस में जाए।
उसका रोजगार पहले से नियत रहता था, निर्धारित होता था, तो उसी लाइन में चला जाता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है जो एक पुराने पारिवारिक जो रोजगार चल रहा था आने वाली पीढ़ी भी उसमें चले। बहुत सारे परिवर्तन हैं अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है और बहुत सारे रोजगार के जो क्षेत्र हैं वो भी बृहद हो गए हैं और खुल गए हैं। तो इसलिए अब कोई एक ये नहीं सोचना चाहता है कि इसमें, जैसे एक व्यापारी है, व्यापारी के लिए व्यापार करना ज़्यादा सुरक्षित है, नियोजित, क्योंकि पहले से पुराने परंपरा चली आ रही है, बना बनाया है उसका, तो उसको और आगे बढ़ाने में उतना कठिनाई नहीं होगा। किंतु अभी का जो परिवेश है, जो अपने मन पसंद हिसाब से जो उसको कह सकते हैं कि उसकी पारंपरिक ना हो करके स्वयं द्वारा नियोजित होता है, स्वयं द्वारा प्लानिंग किया हुआ होता है, उस व्यापार में भी व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाए प्रवेश कर जाता है, अपने उसको जीविकोपार्जन का साधन बनाता है। तो इस कारण से क्या है, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं या वर्तमान है या जो भविष्य है, वो कुछ जो रोजगार का चलन चल रहा है उससे प्रभावित कहीं ना कहीं होगा। तो ये इसमें जैसे हमारा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है रोजगार से संबंधित, मान लीजिए 100 या फिर 125 या 175 में आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पर ये पॉइंट को इसको दे सकते हैं, जितना भी हम पैराग्राफ दिया उसको। उसके बाद देखते हैं भारत में रोजगार के नवीन चलन। भारत में रोजगार के नवीन चलन क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर केवल जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें मैं थोड़ा सा जो पॉइंट को ही हिंट करके जाऊंगी, उसके बारे में जितना है उसको बताऊंगी। यहाँ पर केवल उसको जो भी बोलना है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, ये सब अभी के समय सब जानते हैं, उसको लिख कर केवल टाइम वेस्ट और वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसको आपको समझाते जाऊंगी, तो आप टॉपिक को समझेंगे और अपने हिसाब से 100 वर्ड आप लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं भारत में रोजगार के नवीन अभिचलन क्या है। तो पहला है इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लगभग जितने भी टेक्नोलॉजी है सभी इसके अंदर आ जाते हैं। कोई भी डिजाइन है, डेवलपमेंट है, आईटी क्षेत्र है, कंप्यूटर सिस्टम, जो भी चीजें हम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम एक एग्जांपल लें, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको देखने मिलेगा, तो ये भी एक उसका एग्जांपल है। तो इसके अंतर्गत जितना भी आप डेवलप हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो इसके एग्जांपल इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये भी पहले एक सीमित क्षेत्र था, पहले जो कंप्यूटर का फॉर्म था वो अलग था, अभी उसमें भी वैरायटी आ गए हैं। उसके बाद जैसे आप देखते थे कि केवल कंप्यूटर का काम पहले ऑफिस में, जहाँ पर जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बड़े ऑफिस में होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये लोगों के आम जीवन तक ऐसे एक उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से। तो ये भी एक है जो प्रभाव है जो रोजगार में डाल रहा है। तो उसके बाद है दूसरा है रिटेल। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि इसमें कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रिटेल का मतलब नहीं जानते, तो पहले समझ लेते हैं कि रिटेल होता क्या है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है, कई बार क्या होता है हम तो पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस शब्द का मीनिंग भी हमको पता नहीं रहता है। तो जब हम बाद में उसको आंसर करना होता है, तो हम वहाँ पे आउटपुट अपना नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमको सभी चीजों को समझते हुए चलना है, एक बार पढ़ना है ताकि बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम टॉपिक उतना कठिन टॉपिक भी नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से हम इसमें आंसर राइट कर सकते हैं। जैसे रिटेल वर्ड आया, अब रिटेल कहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसे हम नया ट्रेंड देख रहे हैं रोजगार, तो पहले रिटेल को समझ लेते हैं ताकि हमको वर्ड लिखने में आसानी हो। रिटेल में होता क्या है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद एक प्रोसीजर होता है, जरूरी नहीं कि कोई भी कस्टमर से आके उठा ले। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो भी मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोडक्ट आउट होता है, वो जाता है सीधे होलसेलर के पास। होलसेलर जितना भी है मटेरियल लेता है, अब यहाँ से होलसेलर के बाद जाता है रिटेलर के बाद। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ऐसा होता है जो डायरेक्ट जो भी सामान है उसको उपभोक्ता तक पहुँचाता है। मतलब उपभोक्ता और कंज्यूमर या रिटेलर के बीच में कोई तीसरा नहीं होता है। तो यहाँ ये कंज्यूमर डायरेक्ट
जो भी प्रोडक्ट है उनके हाथ में जाता है। तो इस तरीके से ये जो बीच में आता है रिटेलर, जो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में होता है, उसको कहेंगे रिटेलर। इसके बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें हमने इंडिया के लिया है एग्जाम्पल। तो इसमें जो भी आपको सामान चाहिए डायरेक्ट आप रिटेलर से, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सचिन एवं मिनी बंसल, जो फ्लिपकार्ट है। प्राय आप में से सभी लोग इसका उपयोग करते हैं फ्लिपकार्ट का। तो ये किसके द्वारा स्थापित, किसके सीईओ कौन है? सचिन एवं मिनी बंसल, फ्लिपकार्ट। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, थर्ड नंबर पे है इसके एग्जाम्पल में कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग। ये भी अभी रोजगार का बहुत ही बड़ा बृहद क्षेत्र बन गया है। एक समय ऐसा था कि ये इसका मतलब जानते भी नहीं थे, ज्यादातर उपयोग होता था केवल बिजनेस में होता था, लेकिन अब ये बहुत बृहद क्षेत्र में है। तो सबसे पहले दोनों अलग अलग रहने के लिए दोनों कार्य एक ही होता है, लेकिन क्षेत्र थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कंसल्टेंसी ज्यादातर ये रोजगार से संबंधित होता है। कोई भी कंसल्टेंट होता है, अलग अलग हो सकता है। ये जैसे कोई कंपनी है तो अपने एम्प्लॉइज को कभी कभी सेमिनार के लिए, किसी जॉब पर्पस से या किसी प्रोजेक्ट पर्पस से कंसल्टेंसी जो कंसल्टेंट रहते हैं वो उनके बीच में एक तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या जो इससे संबंधित व्यक्ति रहते हैं इस कार्य को करते हैं। या फिर अभी तक जनरली देखा जा रहा है कि जॉब के लिए भी अब जैसे कंसल्टेंट रहते हैं कि हमने ये ग्रेजुएशन किया या फिर हमने 10+2 कर लिया है इस सब्जेक्ट में, आगे हम क्या करें, किस प्रकार के रोजगार में आगे अपना करियर बनाएं, या फिर हमने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद हमारा रोजगार क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें जो कंसल्टेंट है कंसल्ट करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर फैमिली अफेयर्स होता है। तो फैमिली अफेयर में काउंसलिंग में क्या सकता है, जैसे क्या हो सकता है, एक टीचर्स और पेरेंट्स है, कोई स्कूल है तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग के दौरान भी काउंसलिंग किया जाता है। इसके अलावा कोई बच्चा है, जैसे मनोचिकित्सक जो होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। या फिर जैसे कोई फैमिली है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पर भी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर या विधि है उसको अपनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विधिक क्षेत्र। विधिक क्षेत्र एक समय ऐसा था कि ये मान चलते थे कि जो सिविल जज हैं या जो एडवोकेट हैं, विधिक क्षेत्र का नाम आता था हमारे दिमाग में यही आता था कि इसी से संबंधित, लेकिन अब इसका भी क्षेत्र बृहद हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, सिविल जज है, एडीपीओ, सहायक जिला योजना अधिकारी है, इसके तो अलग एग्जाम होते भी हैं। इसके अलावा अब निजी संस्थानों में क्या है, विधिक सलाहकार के रूप में जो विधि के ज्ञाता होते हैं उनकी अवस्था बढ़ती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है कला और डिजाइन। कला और डिजाइन के अंतर्गत भी अभी रोजगार का क्षेत्र बहुत ही बृहद है। जिस डिजाइन के अंतर्गत आपका कंप्यूटर संबंधित जैसे कंप्यूटर ग्राफी है या फिर कोई भी जो डिजाइन है उसमें भी रोजगार का एक बहुत ज्यादा बृहद क्षेत्र है। कला के अंतर्गत जैसे पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो डांस है या फिर जो भी कला है, तो इसमें अभी रोजगार का बहुत ज्यादा बृहद स्कोप है। उसके बाद नेक्स्ट है मनोरंजन एवं शिक्षा। इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, सेट डिजाइनिंग, संगीत, कोरियोग्राफी आदि। सेट डिजाइनिंग जैसे जो भी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग अलग सेट डिजाइन के लिए भी एक डिजाइनर होता है, तो वो भी एक रोजगार का ही क्षेत्र है। संगीत है, कोरियोग्राफी है, जितने भी इसके अंतर्गत मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के अंतर्गत जो पार्ट होते हैं वो सभी इसमें आएंगे। उसके बाद अन्य है हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी और बैंकिंग, क्योंकि ये कॉमन है तो इसमें अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा ब्रीफ बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं भारत में रोजगार देने के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान।
तो जैसे 1947 से या फिर हम देखते हैं 1947 से अभी 2020 तक क्या ट्रेंड था और परसेंटेज क्या है, तो इसमें मेन को देखेंगे। जैसे 1950 51 में, उसके बाद 1919 से 2000 के बीच में, 1999 से 2000 के बीच में, और 2011 से 12 जो आधार वर्ष था अभी वर्तमान में। तो अलग अलग क्षेत्र में जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में रोजगार का परसेंटेज क्या है। अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें अगर हम डाटा मेंशन करेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि आता है। तो 1950 से 51 के बीच में इसका परसेंटेज था 100%। मतलब जो भी हमारे श्रम या जनशक्ति है, श्रम शक्ति है, उसका 80% भाग कृषि रोजगार देता था। बाकी जैसे उद्योग है, सेवाएं हैं, उसमें केवल 15% आपका देता था उद्योग क्षेत्र, और 5% जो टर्शरी या सेवा क्षेत्र रोजगार देता था। लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो बहुत चेंज हो चुका है। अगर हम 2000 तक देखेंगे तो ये 59.9 तक आ गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में 16.4%, टर्शरी में 23.7%। अगर एग्जैक्ट डाटा भी याद नहीं हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम याद रखते हैं, जैसे ये 59.9 तक 60% देखते हैं कि 50 के सत्र में, 50 के सत्र में 80% रोजगार कृषि क्षेत्र या प्राइमरी क्षेत्र देता था। जैसे हम 2000 के आसपास आए तो ये प्रतिशत कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब 20% कम हो गया। तो जाहिर सी बात है बाकी उद्योग और सेवाएं इसके रिकवर होंगे। ये 15% था, तो 15% लगभग जब 2000 के आते 20% हो गया। तृतीय क्षेत्र 2000 के आते ये सीधा ये लगभग 25% के आसपास हो गया। तो उसी तरीके से 2011-12 में आधार वर्ष में देखेंगे तो इसमें भी बहुत चेंजेस हुआ है। ये 48.9, 24.3 और उसके बाद 26.9। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसका जो परसेंटेज है अभी 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र में ये 48% देता है कृषि रोजगार। द्वितीय या उद्योग क्षेत्र में ये प्रतिशत 26% हो गया है, और तृतीय क्षेत्र में ये 26% रोजगार है। कम से कम अगर पूरा डाटा याद होता है तो 2018-19 का जो आधार वर्ष है 11-12 का याद करें, या फिर जो 50 का है 1950 का या 2018-19 का डाटा याद रखते हैं और उसका मेंशन करेंगे तो आंसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा उसमें जो आंसर का प्रभाव है ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में इसकी स्थिति को देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मानव संसाधन की उपलब्धता अधिक होती है। अब जो इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं या इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे मानव संसाधन की उपलब्धता क्या होता है ये नहीं समझेंगे तो यहाँ पर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। इसलिए लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप जाके बाकी वीडियोस को देख लेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मानव संसाधन की उपलब्धता क्या है, उत्पादकता क्या है, ये सारी चीज टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, पहले समझ लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में मानव संसाधन की उपलब्धता अधिक होती है। जाहिर सी बात है प्राइमरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं या वहाँ पर ये अधिक रोजगार देता है, उपलब्धता भी अधिक है, क्योंकि इसके लिए क्या है अलग से कोई कौशल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जनशक्ति तो है, मतलब इसके लिए आदमी प्राइमरी सेक्टर के लिए कृषि कार्य के लिए बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि अलग से कोई कौशल की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उपलब्धता बहुत अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। क्योंकि उत्पादकता कम क्यों है, क्योंकि संख्या अधिक है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई विशेष कौशल नहीं है, तो इसलिए उत्पादकता कम है। उसके बाद जीडीपी में अगर कृषि का योगदान देखेंगे तो अभी हाल में भी रोजगार का मतलब एक तरीके से मोटा 48% या 50% जो भी कुल रोजगार है उसका 50%, 48-50% आपका कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। किंतु जीडीपी में, देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम होता है बाकी दोनों क्षेत्रों की तुलना में। ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें भी रोजगार तो है, अगर टर्शरी क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र की तुलना में रोजगार तो अधिक है, किंतु यहाँ पर प्राइमरी क्षेत्र की तुलना में
जो मानव संसाधन है उसकी जो शर्तें हैं वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर एक कुशल मानव संसाधन, पूर्ण कुशल नहीं भी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। और उपलब्धता थोड़ा सा प्राइमरी क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। कम से कम उसको कुछ भी कौशल आना चाहिए उद्योग क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में काम करने के लिए। उसके बाद इसकी नियोजिता भी होती है। अगर आपके पास कोई नियोजन नहीं है, किसी प्रकार कोई प्लानिंग नहीं है, तो टर्सरी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। और इसकी उत्पादकता भी कम है। उसके बाद टर्सरी में आएंगे तो यहाँ पर जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपके पास मानव संसाधन की उपलब्धता भी यहाँ पर कम हो जाती है। और जो उपलब्ध हैं उनमें से केवल पूर्ण कुशल जो व्यक्ति हैं वही इस क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। तो रोजगार के अवसर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है। और यहाँ पर निवेश कम हो पाता है। कम निवेश होने के कारण इसमें उतना लाभ तो नहीं, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र का फायदा ये है कि इसमें कम निवेश पर भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को जैसा आपका क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से यहाँ से पॉइंट को उसमें जोड़कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट में जोड़ना अनिवार्य हो जाता है कि बेरोजगारी दर अभी क्या है हाल फिलहाल में। तो इसमें करंट डाटा लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी पिछला हम देख लेते हैं। वर्ष 1983, 2004, 2017, 2018, 2019 प्रतिशत अगर 1983 देखेंगे तो बेरोजगारी दर 8.30 था। उसके बाद अगर अभी वर्तमान में देखेंगे तो 2019 अभी वर्तमान में बढ़कर 27% हो गया है। 2019 में 7.5% था। तो 1983 से जैसे जैसे 2014, 2017, 2018 में आते हैं तो सबसे अधिक अगर था तो 1983 में 8.30%। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2019 में ये 7.5% हुआ। अभी हाल में ये जब बन रहा था लेक्चर 6 मई 2020 का स्थिति में मैंने डाटा लिया था, तो ये 27% के आसपास है। अब ये और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये अनुमान है कि मतलब ये 30% तक भी जा सकता है। इसका मेन कारण क्या है हम सबको पता है कि कोविड-19 के कारण से अभी पूरा जो रोजगार क्षेत्र है या पूरा रोजगार नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था ही अपने घुटने पे आ गई है। तो इस कारण से बहुत प्रभावित हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, रोजगार के चलन से आप क्या समझते हैं? इसमें 30 शब्द में भी आ सकता है, 7 शब्द में आ सकता है। दूसरा है भारत में रोजगार के नवीन चरणों के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो हमने जो देखा है उसमें से 2-3 टॉपिक उठाकर के आप इसमें उदाहरण सहित लिख सकते हैं। तो इसके बाद में एक लेक्चर और होगा इसी संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।